दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि अंग्रेज हमारे देश में कम से कम 200 साल तक शासन किया था और इस 200 साल में इन्होंने हर एक तरीके से हम पर अधिकार किया, चाहे वो धन पर हो, लोगों पर हो, राजनीतिक पर हो, कानून व्यवस्था पर हो, धर्म पर इत्यादि। लेकिन भारत पे शासन करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि किसी भी देश में शासन करने से पहले एक सटीक व्यवस्थित योजना होनी चाहिए। और कभी कभी भारत जैसे देश में शासन करने के लिए यह योजना भी असफल हो जाता है। लेकिन आखिर कैसे अंग्रेज इतना सफल रहे भारत जैसे महाद्वीप को अपना उपनिवेश बनाने में? इसका श्रेय सबसे पहले रॉलिफ फिंच को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज थे जो भारत की यात्रा की थी। यह यात्रा इन्होंने उस समय ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर की थी। बाकी देशों की तरह ब्रिटेन भी भारत पर शासन करना चाहते थे, लेकिन इसका कोई निश्चित रोड मैप नहीं था। इसीलिए रॉलिफ फिंच की भारत यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो भविष्य में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ। रॉलिफ फिंच सन 1584 को भारत आते हैं और फिर 1591 को वापस अपने शहर लंदन चले जाते हैं। लौटने के बाद वह अपना भारत यात्रा का अनुभव अपनी पुस्तकों में दर्ज करते हैं। उसी भारत यात्रा के दौरान वह पटना शहर और बंगाल के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं और बाद में जाकर वह अपने पुस्तकों में लिखते भी हैं। और आज हम रॉलिफ फिंच के द्वारा 16वीं सदी के पटना शहर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक आपने मेरे चैनल राकेश पंडित लर्न को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। रॉलिफ फिंच का जन्म सन 1550 में लंदन में हुआ था। वह उस शहर के बहुत बड़े कारोबारी परिवार से आते थे। वह सन 1583 को टाइगर नामक जहाज से लंदन से भारत की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में ईरान के हरमुज बंदरगाह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में सन 1584 को उन्हें भारत के पुर्तगाल के शहर गोवा भेज दिया जाता है। फिर वहां से रिहा होने के बाद सन 1585 को वह डायरेक्ट फतेहपुर सिकरी बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं। वहां से निकलने के बाद वह इलाहाबाद, मतलब आज का प्रयागराज, और वाराणसी से होकर पटना शहर में प्रवेश करते हैं। रॉलिफ फिंच 16वीं सदी के पटना शहर के बारे में लिखते हैं। वाराणसी से पटना गंगा नदी से यात्रा करने के दौरान रास्ते में बहुत सारे सुंदर नगर देखने को मिला है। गंगा नदी में अन्य बड़ी नदी भी आकर मिल जाता है। यह गंगा नदी इतनी चौड़ी है कि बारिश के मौसम के दौरान इसका दूसरा किनारा देखने को नहीं मिलता है। बारिश के समय में यहाँ लोग नदी में तैरने के लिए उतरते हैं। पुरुष वर्ग सिर को पानी में डालकर तैरना पसंद करते हैं और वहीं महिला वर्ग सिर को पानी से निकालकर तैरना पसंद करते हैं। यहाँ पे चोर लुटेरों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। चोर लुटेरे आज इस शहर में मिलेंगे तो कल दूसरे शहर में। यहाँ पे महिलाएं चांदी और तांबे के आभूषण पूरे शरीर पे पहने रहते हैं, इतना कि पैर पे चप्पल या जूता भी नहीं पहन पाते हैं। जूता चप्पल के जगह महिलाएं यहाँ पे तांबे की अंगूठी पहनना पाँव पे ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ मैंने पटना शहर में सोने निकालने का तरीका भी देखे हैं। यहाँ सबसे पहले जमीन को खोदा जाता है और उसमें एक सुरंग बनाया जाता है। सुरंग को पानी से अच्छे से साफ करके फिर उसके आसपास ईंटा लगाया जाता है, ताकि पानी सुरंग तक ना पहुँचे, और उसके बाद सोना निकाला जाता है। पटना काफ़ी बड़ा शहर है। प्राचीन काल में यह राजधानी हुआ करता था। अभी यह बादशाह अकबर के साम्राज्य का एक हिस्सा है। यहाँ के लोग सीधे और लंबे कदकाठी वाले हैं और कुछ बुजुर्ग भी मिले। यहाँ पे पक्की मकान और मिट्टी के मकान दोनों हैं और यहाँ का रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पे सूती वस्त्र और चीनी का कारोबार काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है।
यहाँ के कपड़ा और चीनी पूरे भारत में भेजा जाता है और साथ में अफीम का भी कारोबार होता है। मैंने पटना के बाजार में एक व्यक्ति को देखा जो घोड़े पर सवार थे और लोग उनके पास जाकर उनका पाँव और हाथ चूमा करते थे। मुझे वह व्यक्ति देख एक आलसी इंसान प्रतीत होता था। बाद में मैं फिर पटना से निकलकर बंगाल की यात्रा के लिए निकला। तो दोस्तों, यह पार्ट 1 था। इनका दूसरा पार्ट में मैं रॉलेफ फिंच का बंगाल यात्रा का अनुभव के बारे में आपको बताऊंगा। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल राकेश पंडित लर्न को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।